दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नए फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके जो MRFA या फिर कहते हो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को वो जारी किया गया है, वो असल में पूरा दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री टेंडर है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वैल्यू करीब करीब $20 बिलियन या उससे भी अधिक हो सकता है। और इसी वजह से दुनिया के लगभग सभी बड़े कंपनियों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर के अंतर्गत अपने अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है। और दोस्तों इस टेंडर को जीतने के लिए लगभग सभी कंपनियों के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिवों के अंतर्गत भारत के सामने अलग अलग तरीके से अपने एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्टों को लेके ऑफर रखा गया है। तो वहीं पे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा भारत के ये $20 बिलियन के टेंडर को हासिल करने के लिए एक नया दाव चल दिया गया। और ये दाव इतना बड़ा है कि फ्रांस अब इस $20 बिलियन के टेंडर को जीतने के और एक कदम नजदीक आ गया है। एक्सपर्टों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों के जो भारत में MRO फैसिलिटी बनाने को लेके प्रस्ताव रखा गया है, असल में ये कुछ और नहीं बल्कि $20 बिलियन के टेंडर को हासिल करने के ही फ्रांस का एक मूव है, जो कि नो डाउट टेंडर में फ्रांस के दावेदारी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। यूरेशियन टाइम्स के एक हाल ही के रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के डसॉल एविएशन के तरफ से अपने राफेल एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को भारत में बनाने के इरादे के अंतर्गत 2 तारीख के दिन मतलब 2 जुलाई के दिन दिल्ली के नजदीक स्थित जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक एक लैंड को परचेज करने के इरादे को आगे बढ़ाया गया है, जहां पे फ्रांस की तरफ से केवल मात्र राफेल एयरक्राफ्टों के ही MRO फैसिलिटी बनाने का इरादा नहीं रखा जा रहा है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स में जो डसॉल एविएशन के दूसरे एयरक्राफ्ट है मतलब मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों के भी MRO फैसिलिटी यहाँ पे बन सकता है। और कुछ सोर्सेस की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत में ये जो MRO फैसिलिटी है ये कुछ और नहीं बल्कि भारत के जो टेंडर है मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को भारत में आने वाले 20 साल तक निर्माण करने के इनिशिएटिव का ही एक शुरुआत है। अब दोस्तों ये केवल मात्र तभी संभव हो पाएगा जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को अपने 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए चुना जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा ये भी किया जा रहा है कि फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व वाले जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत राफेल एयरक्राफ्टों को भारत में तैयार करने को लेकर काफी हद तक तैयार है। पर यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल ये जो लैंड एक्विजिशन का बात कहा जा रहा है ये केवल मात्र MRO फैसिलिटी के लिए है और अब तक यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में राफेल एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का किसी भी तरीके का कोई इरादे का जिक्र नहीं किया गया। पर दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों को भारत की तरफ से तभी चुना जाएगा जब डसॉल एविएशन इन एयरक्राफ्टों के संपूर्ण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने के लिए हामी भरेगा। जबकि आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि ऑलरेडी डसॉल एविएशन का रिलायंस ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है जिसे कि डसॉल रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड कहा जाता है और ये डसॉल के कई सारे अलग अलग एयरक्राफ्टों के सप्लाई चेन में जुड़ा हुआ है। और डसॉल एविएशन फिलहाल डसॉल रिलायंस एरोस्पेस इंडस्ट्री के संपूर्ण स्वामित्व को अपने अंतर्गत लेना चाहता है ताकि अगर भविष्य में राफेल एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने का आवश्यकता पड़ता है तो एयरक्राफ्टों के निर्माण का संपूर्ण कंट्रोल डसॉल एविएशन के हाथ में हो। और ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है और नेवी भी करीब करीब 26 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है, जिससे कि डसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों की जो दावेदारी है वो और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हालांकि साल 2019 में डसॉल एविएशन के CEO एरिक ट्रपियर की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि करंट 36 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के अंतर्गत ना एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में हो सकता है और ना ही एयरक्राफ्टों के पार्ट्स को भारत में निर्माण किया जाएगा। पर उस दरमियान उनके तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि अगर ऑर्डर 100 से अधिक एयरक्राफ्टों का होता है तो संभावनाएं है कि डसॉल एविएशन अपने एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन भारत में करे। और इस बार अगर देखा जाए तो MRFA टेंडर में 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात कहा गया है, जो कि डसॉल एविएशन के ये जो एक शर्त है उसे भी पूरा कर रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सैफ्रॉन के इंजनों के भी एक MRO फैसिलिटी भारत के शहर हैदराबाद में खोलने का तैयारी किया जा रहा है, जहां पे की संभावित साल 2025 से काम भी शुरू हो जाए। और इंजनों की MRO फैसिलिटी के साथ साथ एयरक्राफ्टों के MRO फैसिलिटी अगर यहाँ पे बनता है तो नो डाउट इससे इंडियन एयरफोर्स को अपने एयरक्राफ्ट मेंटेन करने में काफी आसानी होगा। हालांकि ये केवल मात्र इंडिया के लिए ही लाभदायक नहीं होगा बल्कि फ्रांस भी साउथ एशिया में और एशिया के अलग अलग देशों में बड़े मात्रा में अपने एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट कर रहा है और इन एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी काफी बड़े मात्रा में अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया गया है, जिससे कि अगर भारत में एक MRO फैसिलिटी बनता है तो एटलीस्ट साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जिन देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जाएगा उन देशों के एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस भी भारत में हो सकेगा और इससे डसॉल एविएशन के ऊपर से एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस को लेकर जो प्रेशर है उसे भी कम किया जा सकेगा।
सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ऑलरेडी एयरफोर्स की तरफ से 36 और नेवी के द्वारा 26 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में भारत के पास 62 एयरक्राफ्ट होगा और एमआरओ फैसिलिटी से इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस जहां पे आसान होगा, तो वहीं पे हर एक एयरक्राफ्टों में दो इंजनों का उपयोग होता है। मतलब कम से कम भारत के पास आने वाले समय में 124 M88 जैसा इंजन होगा और इतने बड़े संख्या में इंजन होने पर भी भारत को एमआरओ फैसिलिटी का आवश्यकता है। हालांकि दोस्तों अगर डैसॉल्ट एविएशन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए तैयार नहीं होता है तो एमआरओ फैसिलिटी भी टेंडर को नहीं जितवा सकेगा, क्योंकि दोस्तों इस टेंडर में केवल मात्र फ्रांस ही एकमात्र दावेदार नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी करीब करीब 7 अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने हो चुका है, जिनमें अमेरिका के द्वारा सबसे अधिक एयरक्राफ्टों का ऑफर मतलब 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है और यूरोप के अंदर से भी 2 अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है और रशिया के द्वारा भी 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है। हालांकि फिलहाल टेंडर में राफेल एयरक्राफ्ट ही सबसे स्ट्रॉन्ग है और राफेल एयरक्राफ्टों के बाद यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को एक समय तक सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन कई सारे देशों के द्वारा निर्माण किए जाने के कारण के वजह से एयरक्राफ्टों के दावेदारी थोड़ा वीक है। हालांकि पिछले बार के टेंडर में राफेल और यूरोफाइटर टाइफून ही ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि टेंडर के आखिरी राउंड तक पहुंच सका था, जबकि इस बार 2 नए एयरक्राफ्टों का भी ऑफर हुआ है, जिनमें F-15EX और सुखोई Su-35 एयरक्राफ्ट है और जो पुराने एयरक्राफ्ट था उसे भी काफी हद तक मॉडर्नाइज किया गया है, जो कि टेंडर को इस बार आसानी से जीत सकेगा। और दोस्तों अगर प्राइस नेगोशिएशन तक राफेल एयरक्राफ्टों के अलावा और कोई एयरक्राफ्ट आगे आ जाता है तो नो डाउट इससे राफेल एयरक्राफ्टों के दावेदारी वीक होगा और यही पे ही सभी दारोमदार टिका हुआ है। जबकि जो F-15EX एयरक्राफ्टों का ऑफर अमेरिका के द्वारा भारत के सामने रखा गया है, असल में उसे भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में देखा जा रहा है और आशा किया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए फाइनल दौर तक मतलब प्राइस नेगोशिएशन तक पहुंच जाएगा। और अमेरिका के द्वारा तो ये भी दावा किया जा रहा है कि F-15EX एयरक्राफ्टों का कीमत राफेल से कम होगा और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट ये राफेल के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। हालांकि दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जिन अलग अलग कंपनियों की तरफ से भारत के सामने एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है, उनमें से ज्यादातर कंपनी एयरक्राफ्टों को भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में बनाने के लिए तैयार है। और इन एयरक्राफ्टों में अगर साफ ग्रुप के ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो साफ ग्रुप तो 100% FDI के अंतर्गत भी अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर कर रहा है। अमेरिका के द्वारा भी अपने F-21 और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भारत में अंजाम देने का जहां पे बात कहा जा रहा है, तो वहीं पे रशिया भी अपने एयरक्राफ्टों को लेकर लगातार भारत के सामने ऑफर रख रहा है। ऐसे में अगर फ्रांस अपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर कोई हठधर्मी अपनाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे एमआरओ फैसिलिटी किसी भी तरीके से फ्रांस को कोई फायदा दे सकेगा, क्योंकि इतने बड़े संख्या के एयरक्राफ्टों को तो भारत के द्वारा ऑफ द शेल्फ परचेज नहीं किया जाएगा और ना ही एयरक्राफ्टों के केबल असेंबली के लिए भारत तैयार होगा। मतलब एयरक्राफ्टों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में तो ध्यान देना ही पड़ेगा, साथ में लोकल सप्लाई चेन का भी उपयोग फ्रांस को करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे डैसॉल्ट एविएशन के इन राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो नो डाउट फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, जो कि सिंगल पायलटेड और ट्विन पायलटेड दोनों वेरिएंट में है। इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट 1986 में हुआ था, हालांकि इसके सी वेरिएंट का फर्स्ट फ्लाइट 1991 को हुआ था। साल 2001 से इन एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जा रहा है और साल 2023 तक फ्रांस के द्वारा 260 के आसपास इन एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों का उपयोग फ्रांस और भारत के अलावा क्रोएशिया, इजिप्ट, ग्रीस और कतर कर रहा है, जबकि इसके अलावा इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से भी इन एयरक्राफ्टों को काफी अच्छे खासे अमाउंट में खरीदा जा चुका है। हालांकि अब तक इन देशों को एयरक्राफ्टों का डिलीवरी नहीं हुआ है। हालांकि आशा किया जा रहा है कि फ्रांस जल्द ही इन देशों को एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शुरू कर देगा। दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच और विंग स्पैन 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच है। हाइट इसका 5.34 मीटर मतलब 17 फीट 6 इंच और विंग एरिया करीबन 45.7 मीटर स्क्वायर मतलब 492 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट 9,850 किलोग्राम से लेकर 10,600 किलोग्राम है, जबकि ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। और ये एयरक्राफ्ट इंटरनली 4,400 किलोग्राम से लेके 4,700 किलोग्राम तक फ्यूल कैरी कर सकता है और इसमें इंजन के रूप में दो सिग्मा M88-4E आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का उपयोग हुआ है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीब 50 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीब 75 किलो न्यूटन है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये हाई ऑल्टीट्यूड में 1912 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 1.8 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में यही मैक्सिमम स्पीड 1390 किलोमीटर मतलब माक 1.1 होता है। हालांकि एयरक्राफ्टों के पास सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी भी है और ये 6 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी करके करीब माक 1.4 के अधिकतम सुपर क्रूजर रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट मैक्सिमम
मैक्सिमम पेलोड के साथ करीब करीब 1850 किलोमीटर कॉम्बैट रेडियस में जहां पे काम कर सकता है, तो वहीं पे 3 ड्रॉप टैंक के सहारे ये कंटिन्यूअसली 3700 किलोमीटर के डिस्टेंस तक उड़ान भर सकता है। राफेल एयरक्राफ्ट करीबन 15,835 मीटर के ऑल्टीट्यूड मतलब 52,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में जा सकता है और ये +9G से लेके -3.5G तक दबाव झेल सकता है, जबकि कुछ इमरजेंसी कंडीशन में ये +11G तक दबाव झेल सकता है। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक 30 मिलीमीटर के कैनन का उपयोग हुआ है और एयरफोर्स वर्जन में जहां पे इसमें 14 हार्ड पॉइंट है, तो वहीं पे नेवल वर्जन में इसमें 13 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 9,500 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। और दोस्तों इन पेलोडों में एयर टू एयर मिसाइल के रूप में MBDA के माइका के EMIR जैसे मिसाइल, मीटियोर जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल और मैजिक 2 जैसे मिसाइल भी है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में MBDA के अपाचे, MBDA शॉर्म शैडो या फिर कहे तो स्कैल्प EG हैमर जैसे बॉम्ब, GBU-12 PBOA-2, GBU-16 PBOA-2, GBU-22 PBOA-3, GBU-24 PBOA-3, GBU-49 एनहेंस PBOA-2 जैसे मिसाइल, AS-30L Mark 82 जैसे बॉम्ब और MBDA के AIM-39 एग्जॉस्टेड जैसे एंटीशिप मिसाइल है, जबकि कुछ वेरिएंट परमाणु हथियारों को भी कैरी करता है जिनमें ASMPA न्यूक्लियर मिसाइल लगता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों में अगर एवियोनिक्स को देखा जाए तो इसमें थेल्स के RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार, थेल्स के ही स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और थेल्स के ऑप्टियोनिक स्पेक्ट्रा फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का भी उपयोग किया गया है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा क्या फ्रांस के इन इनिशिएटिवों के बाद राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा या नहीं? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।